जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं इस चैनल पर पूरी पॉलिटिकल साइंस की एक सीरीज अपलोड करूंगा जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटिकल थॉट और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का जो सारे टॉपिक्स आएंगे इसमें कवर करवाए जाएंगे। तो मैंने पॉलिटिकल साइंस की दो छोटी छोटी वीडियो पहले अपलोड की थी। एक का नाम है संविधान और एक का नाम है लोकतंत्र और संघवाद। वो 2-2 मिनट की वीडियो है। उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई 15 अगस्त को 26 जनवरी का और 26 नवंबर 1949 का क्या महत्व है। इसके अलावा एक जो दूसरी वीडियो डाली थी वो थी डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म की, यानी कि लोकतंत्र और संघवाद की। तो आप लोग उस वीडियो को एक बार चेक कर लेना क्योंकि वो बेसिक है। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस पूरी समझनी है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है, तो वो दोनों समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं इसकी पहली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जो काफ़ी लेंथी रहेगी। आप इसको आराम से देखिए, समझिए, कोई दिक्कत आए तो कमेंट में पूछिए। तो शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटिकल साइंस को, यानी कि राजनीतिक विज्ञान को। तो जैसा आप सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। 15 अगस्त को हम आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन हमारी आज़ादी से पहले जो आज़ादी की प्रक्रिया थी वो चल रही थी। यानी कि मेरे कहने का अर्थ ये है कि अंग्रेज लोग जब यहाँ से जा रहे थे 15 अगस्त 1947 को, तो उन्होंने ये तय किया कि भाई हम ऐसे चले जाएंगे, अगर भारत को ऐसे ही छोड़ दें और फिर चले गए तो पूरी संभावना है कि कोई दूसरा देश भारत पे हमला करेगा और इसको गुलाम बना लेगा। तो अंग्रेजों ने क्या सोचा, यानी कि ब्रिटेन की सरकार ने ये सोचा कि हम इन भारतीय लोगों को इनका खुद का संविधान दे करके जाएंगे, खुद का संविधान दे करके जाएंगे ताकि ये लोग आराम से अपना जीवन यापन कर सके, रूल रेगुलेशन के तहत एक अच्छा समाज यहाँ पे डेवलप हो सके। तो ब्रिटेन तो 15 अगस्त 1947 को यहाँ से चला गया था, लेकिन जो संविधान हमें दे करके गया, जो भारतीय संविधान सभा ने मिलकर के बनाया, उसकी प्रोसेस 15 अगस्त 1947 से पहले ही शुरू हो चुकी थी। कैसे शुरू हुई थी वही समझना है और वहीं से पूरा संविधान शुरू होता है। तो कैबिनेट मिशन ब्रिटेन की सरकार ने 3 सदस्यों का, 3 लोगों का, यानी कि उसमें तीनों ब्रिटिश थे, उनके नाम थे AB अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये 3 व्यक्ति भारत में भेजे और इस पूरे इनका एक मिशन इसको नाम दिया जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। और इन तीनों को भारत में भेज करके ये कहा कि इनसे कि आप लोग जाओ और ये तय करो कि हम भारत को हैंडओवर, पावर का हैंडओवर, सत्ता का हस्तांतरण किस प्रकार से कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि ब्रिटेन के हाथों से सत्ता, यानी कि पावर, भारतीयों के हाथों में कैसे दें। तो 3 व्यक्ति यहाँ पे आए, कैबिनेट मिशन इसको कहा जाता है। और कैबिनेट मिशन ने यहाँ पे आके सारी परिस्थितियों को चेक किया और फिर ये कंक्लूजन निकाला कि अगर आपको भारत के हाथों में पावर का हस्तांतरण करना है, ट्रांसफर करना है, सत्ता को ट्रांसफर करना है, ब्रिटेन से भारत को देना है, तो एक तो आप इन भारतीय लोगों के लिए इनके संविधान की व्यवस्था करें, यानी कि भारतीय लोगों का संविधान होना ही चाहिए जिससे ये अपना आराम से पूरा सिस्टम को सेटअप कर सके। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि वे भारत का संविधान जो है उसको भारत के लोग ही बनाएं। अब ऐसा तो संभव था नहीं क्योंकि भारत की जनसंख्या तो उस समय बहुत ज़्यादा थी। अब जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी तो सभी लोग मिल करके तो संविधान बना नहीं सकते। इसीलिए कैबिनेट मिशन ने सुझाव दिया कि भाई आप लोग एक काम करिएगा कि पूरे भारत में इलेक्शन करवाइए, चुनाव करवाओ, और कुछ लोग जो चुने जाएंगे वो मिलकर के संविधान बनाएंगे भारत का। तो 15 अगस्त 1947 से पहले, यानी कि 1947 से पहले ही, इस साल तो हम आज़ाद हुए थे, ये आप सबको पता है। इससे 1 साल पहले ही हमारी आज़ादी का जो प्रोसेस था, आज़ादी की प्रक्रिया थी, वो शुरू हो चुकी थी। और 1947 से पहले 1 साल, यानी कि 1946 में कैबिनेट मिशन ने ये सुझाव दिया कि पूरे भारत में इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन हुए भी। इलेक्शन हुए थे जुलाई में, जुलाई के महीने में पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन हुए 1946 में। 1946 में हमारी आज़ादी से 1 साल पहले वो इलेक्शन किसके थे? सरकार बनाने के नहीं थे। वो इलेक्शन इसलिए करवाए थे कि भारत का संविधान कौन बनाएगा, यानी कि आप ये कह सकते हो कि वो इलेक्शन थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के।
मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया सीए। सीए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, यानी कि संविधान सभा। आज की इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ही पढ़ेंगे। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बाद संविधान की प्रीमेबल पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि संविधान का पार्ट 1 भी इसी वीडियो में कर ले। और मैं कुल 8 या 10 वीडियो में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ा दूंगा। 8 या 10 घंटे की क्लास होगी मैक्सिमम। तो कैबिनेट मिशन जुलाई 1946 में आया और कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशंस के आधार पर जुलाई 1946 में इलेक्शन हुए और ये इलेक्शन थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का मतलब ये है कि ये इस इलेक्शन में जो लोग जीतेंगे वो लोग मिलकर के भारत का संविधान बनाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो इलेक्शन हुए थे वो हुए थे 389 सीट्स पर, 389 सीटों पर इलेक्शन हुई। ये पेपर में खूब क्वेश्चन पूछता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि भारतीय संविधान सभा में सीटों की संख्या कितनी थी। सीधा पूछता है हाउ मेनी सीट्स वर इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो 389 सीट्स पर इलेक्शन हुए और ये जो 389 सीट्स थी ये पूरे हिंदुस्तान में बटी हुई थी। अब एक सीट से एक ही व्यक्ति जीतेगा, तो 389 मेंबर्स इलेक्ट हुए, यानी कि जुलाई में इलेक्शन हुए और 389 मेंबर चुने गए और ये सारे मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर। ये पूरे भारत के लोगों ने मिल करके इन 389 लोगों को चुना और भेज दिया दिल्ली कि भाई आप जाओ वहाँ पे, हमने आपको चुन दिया है, हमने आपको जिता दिया है, अब आप भारत का संविधान बनाओ, नियम कानून बनाओ जिससे हमारे ऊपर ही राज करोगे आप, इसलिए आप हमारी आकांक्षाओं का, हमारी इच्छाओं का ध्यान रखना। ये जो 389 सीट्स थी ये पूरे हिंदुस्तान में बटी हुई थी। कैसे बटी हुई थी? इन 389 सीट्स में से 292 सीटें यानी कि 292 तो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी। ब्रिटिश प्रोविंसेस का अर्थ क्या अभी बताता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ पहले शॉर्ट में। बीपी यानी कि ब्रिटिश प्रोविंसेस। 93 स्टेट्स थी प्रिंसली स्टेट से और 4 सीट्स थी कमिश्नरी एरियाज। ये टोटल 389 सीट्स पूरे भारत की हैं। 292 सीटें थी ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। ब्रिटिश प्रोविंसेस मतलब कि अंग्रेजों का भारत पर जो सीधा नियंत्रण था उन इलाकों से आए थे 292 लोग। 292 सीट्स थी ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। 93 सीटें आई थी प्रिंसली स्टेट्स थे। मैंने यहाँ पे लिखा पीएस यानी कि प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब यह है कि जो उस समय राजा महाराजा थे, जो अंग्रेजों के सीधे नियंत्रण में नहीं थे, अंग्रेज उनके ऊपर इनडायरेक्टली नियंत्रण करते थे। जैसे मान लीजिए अंग्रेजों ने कैसे अपने साम्राज्य को बढ़ाया था भारत में। ब्रिटेन के लोग क्या करते थे, जैसे उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी 1757 में जीता, फिर बैटल ऑफ बक्सर 1764 में जीता, उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी विस्तारवादी नीति शुरू की। विस्तारवादी नीति शुरू की तो उन्होंने कैसे काम किया कि वो राजा के पास जाते, किसी भी रियासत के राजा के पास जाते। वो बहुत तेज दिमाग थे, उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा भारत में। वो राजा के पास जाते, राजा से जाके कहते राजा जी बात ऐसी है, हम आपकी डिफेंस, आपकी रक्षा हम करेंगे आज से। अब राजा कहेगा भाई तुम क्यों करोगे? बोले क्योंकि हमारे पास देखो गन पाउडर है, बंदूक है, आपकी सेना में सैनिकों के पास तलवारें हैं, आपकी डिफेंस हम करेंगे, आपके एक्सटर्नल अफेयर्स के मामले हम देखेंगे यानी कि विदेशी मामले, और आपके राज्य में जितना भी व्यापार होता है उसको भी हम ही देखेंगे, और इसके बदले में आप हमसे पैसा दोगे, टैक्स दोगे, 1 साल का जितना भी फिक्स। छोटी रियासत है तो कम रुपए, बड़ी रियासत होती तो 2 लाख 3 लाख उस समय में इतना पैसे लेते थे ब्रिटेन के लोग उस राजा महाराजा से, जो भी उस रियासत का होता था। तो राजा महाराजा अगर मना कर देता तो अंग्रेज उससे सीधा कहते कि हम आपकी रियासत के ऊपर अटैक करेंगे और आपकी हार निश्चित है, क्योंकि हमारे पास गन पाउडर है, आपके पास तलवारें हैं, जीत हमारी है। इससे अच्छा ये है कि आप राजा बने रहो और जनता से कोई खास मतलब रखो, जनता को हम देख लेंगे, यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स हम देखेंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स के मामले हम देखेंगे, बाकी सब मामले भी हम ही देखेंगे, आपको जनता के बारे में कुछ नहीं सोचना। तब राजा बेचारा क्या करे मजबूरी में, राजा कहता था ठीक है भाई ले लो, मैं तो राजा बना ही रहूंगा। लेकिन वो नाम मात्र का राजा था, यानी कि अंग्रेजों ने इस प्रकार से उस पूरी रियासत को कब्जा कर लिया। तो ऐसी जो रियासतें थी हमारे भारत में बहुत सारी थी, और ऐसी रियासतों को हम बोलते हैं प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि देसी रियासतें या रजवाड़े, जिसको आप एक शब्द चलता है। और सीए मतलब है चीफ कमिश्नरी एरियाज। चीफ कमिश्नरी एरियाज उस समय 4 थे, इसको आप ABCD से याद रख ले सकते हो, ये भी काफी बार पूछता है ABCD।
A फॉर अजमेर, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग एंड D फॉर दिल्ली। इसका मतलब ये है कि ये जो 4 एरियाज हैं ये बेसिकली ऐसे एरिया थे जिसपे अंग्रेज लोग सीधा नियंत्रण रखते थे। जैसे आज की डेट में जो यूनियन टेरिटोरीज है, हमारी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें क्या होता है कि केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण रहता है उस पर। तो ऐसे ही 4 एरिया ऐसे थे, ABCD से आप याद रख सकते हो। A से अजमेर, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग, ये कर्नाटका में है, D से दिल्ली। तो ये 389 सीट्स से ये डिवाइड थी। 292 लोग तो आए थे ऐसा इलाका जो अंग्रेजों के सीधे नियंत्रण में था, यानी कि ब्रिटिश प्रोविंसेस, मैंने बीपी लिख दिया शॉर्ट में। 93 सीट ऐसी थी राजा महाराजाओं की, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स थे, और 4 सीटें थी चीफ कमिश्नरी एरियाज से, यानी कि ऐसे इलाके जो अंग्रेजों के सीधे नियंत्रण में थे, जैसे आज की डेट में हमारे यूनियन टेरिटोरीज हैं। और उस समय 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, ABCD से आप याद रख सकते हो, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। तो ये सेटअप है। कैबिनेट मिशन ने कहा कि भाई इलेक्शन करवाओ, भारत को अगर आप सत्ता, वास्तव में आप अगर यहाँ से जा रहे हो ना, ब्रिटेन की सरकार अगर यहाँ से जा रही है, तो आपको भारत का संविधान देना पड़ेगा ताकि कोई दूसरा देश इस पर हमला ना करे और ये आज़ादी से ठीक तरीके से अपना सिस्टम को चला सके। तो ठीक है, कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशंस को मान लिया और जुलाई में इलेक्शन हुए, 389 सीट्स पर हुए। इस प्रकार से सीटें बटी हुई थी। ये जो 389 सीट्स हैं, इनमें सबसे ज्यादा सीटें जीती उस समय कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि उस समय कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी। फिलहाल हम उसकी बात नहीं करेंगे, फिलहाल आप इतना याद रखें कि जुलाई 1946 में इलेक्शन हुए और इलेक्शंस हुए और 389 मेंबर्स इलेक्ट होके आगे दिल्ली आ गए। अब इसी प्रोसेस में 1-2 महीने निकल गए, जुलाई अगस्त निकल गए। उसके बाद अब जो टॉपिक शुरू होता है वो टॉपिक शुरू होता है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का। ये आपको ध्यान से समझना है क्योंकि यहां से हर पेपर में सवाल पूछता है। और इसको अगर आप हिंदी में समझना चाहो तो हिंदी में मैं लिख देता हूं साथ साथ संविधान सभा। अब इससे मैं ज्यादातर फोकस इस चीज पे करूंगा कि जो पहले इस टॉपिक से और इस टॉपिक से जो पेपर में पहले पूछे हुए सवाल है, मैं उन पर ज्यादा फोकस करूंगा। नॉलेज ज्यादा देने का पर्पज है नहीं मेरा पर्पज सिर्फ इतना है कि आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पिकअप करके अपने परीक्षा में पास हो उसको बस। दूसरा, अभी तक का जो मामला है ये है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि जब हम आज़ाद हुए 1947 में, उससे 1 साल पहले ही हमारा प्रोसेस शुरू हो चुका था आज़ादी का। और प्रोसेस शुरू हुआ था 1946 से, जब कैबिनेट मिशन भारत में आया। तो यहाँ से क्या सवाल पूछता है पेपर में? यहाँ से सवाल पूछता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो 1946 ईस्वी में जवाब हो जाएगा। अब कहता है कि कैबिनेट मिशन में कितने आदमी थे, कितने मेंबर थे, तो 3 मेंबर थे। मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखे, बता देता हूँ। AB अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस। क्वेश्चन ये पूछता है कि किसके नेतृत्व में भारत आया, तो पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के हेड थे। ये ध्यान रखना है, पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन ने कहा कैबिनेट मिशन भारत में क्यों आया, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि भाई भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण करना है, ब्रिटेन के हाथ से पावर लेके हमने अंग्रेजों को, हिंदुस्तान के लोगों को देनी है। एक तो ये था। दूसरा ये था कि अगर भारत का संविधान बनाना है तो एक संविधान सभा का गठन करना, ये भी जिम्मेदारी कैबिनेट मिशन की ही थी। तो अभी तक का एक टॉपिक इसका क्लियर हो चुका है, कैबिनेट मिशन, तो मैं इसको अभी यहाँ से हटा दूंगा। अब जो नया टॉपिक शुरू होता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, यानी कि संविधान सभा। तो अभी तक आप लोग ये समझ चुके होंगे कि 389 सीट्स पर इलेक्शन हुए, तो एक बात तय है कि इस संविधान सभा में 389 मेंबर थे। अंडरस्टूड बात है। अब सारे लोग इलेक्ट हो गए, कोई व्यक्ति कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई पूरे भारत से 389 मेंबर्स, 389 लोग आके बैठ गए दिल्ली में। अब जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, पूछो मत। पहली बैठक, और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक, यानी कि सारे इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, सारे लोग दिल्ली में आ गए, तो फर्स्ट सिटिंग पेपर में पूछता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। When was the first sitting of the Constitutional Assembly held? तो जवाब आता है 9 दिसंबर 1946।
पहली बैठक का मतलब है पहली बार एक साथ बैठे, आके बैठ गए। अब सारे बंदे आके बैठ गए। आप सोच के देखिए 389 लोग बैठे हैं। अब वो सारे, उनको कुछ भी नहीं मालूम था, गधे थे बिल्कुल। कुछ लोगों को छोड़ दे तो बाकी सब तो ऐसे ही थे। जैसे हमारी संविधान सभा में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी थे, बाकी तो अनपढ़ ही थे, और अनपढ़ भी नहीं थे तो उन्हें सरकार चलाने का ज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि पिछले 350 सालों से तो अंग्रेज हम पे राज कर रहे थे। तो अब वो लोग क्या करें, उनको तो कुछ पता ही नहीं था कि अब हम यहाँ क्यों आए, क्या करने, कुछ नहीं पता था उनको। तो पहली बैठक है तो आराम से आके बैठ गए। बैठने के बाद इस बैठक में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इस पूरे संविधान सभा ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अपना अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया। अस्थायी मतलब टेम्परेरी चेयरमैन, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। और ये पेपर में खूब पूछता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अस्थायी। अस्थायी मतलब टेम्परेरी, यानी कि जब तक परमानेंट ना हो तब तक आप हो। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। खूब पूछता है, याद रखना है। दूसरा, सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों चुना गया, क्योंकि ये पूरे 389 लोगों में सबसे बुजुर्ग थे, इसलिए चुना गया, और कोई वजह नहीं थी। अब ठीक है, ये पहली बैठक थी। उस समय तो बस आके बैठे और अध्यक्ष चुना कि भाई कार्यवाही भी तो करनी है, तो अध्यक्ष चुना गया। इसकी दूसरी बैठक हुई, ये भी खूब पूछता है। दूसरी बैठक हुई 2 दिन बाद, 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इस दूसरी बैठक में पूरी संविधान सभा ने, यानी कि उन 389 लोगों ने मिल करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष यानी कि परमानेंट चेयरमैन चुना। तो ये क्वेश्चन पूछता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में यानी आगे चलकर हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी बने। तो ये थे स्थायी। तो मैं आपको ये डेट एक एक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप इन सभी डेट्स को एक क्रम में रख के पढ़ोगे तो पॉलिटिकल साइंस पूरी बिल्कुल आसान है, वरना इतने आर्टिकल, इतने अमेंडमेंट्स हैं कि आपका दिमाग खुद ही आर्टिकल बन जाएगा। इसलिए चीज़ों को बिल्कुल क्रम में रख के पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। क्रम क्या रहा अभी तक का कि जुलाई 1946 में इलेक्शन हुए, 1 या 2 महीने तक इलेक्शन खत्म हो गए, 389 मेंबर्स इलेक्शन जीत गए। इलेक्शन जीतने के बाद दिसंबर के महीने में पहली बैठक हुई। पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। दूसरी बैठक हुई 2 दिन बाद 11 दिसंबर को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। यानी कि अब उन्होंने तय कर लिया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हमारे स्थायी अध्यक्ष हैं, अभी जैसे हम लीड करेंगे वो करेंगे। तो अब काम शुरू होता है, मेन यानी असली काम अब शुरू होता है। 11 दिसंबर के बाद 13 दिसंबर को, देखो 2 दिन का गैप है, यहाँ पे 2 दिन का गैप है, फिर 2 दिन बाद बैठक होती है। 13 दिसंबर को 1946 को संविधान सभा में चेयरमैन बन चुके हैं, परमानेंट चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे बैठे हैं, बाकी सब लोग उनके आसपास बैठे हैं, सीट से हैं, देख सकते हो, इंटरनेट पे फोटो में मौजूद है। 13 दिसंबर 1946 को उस समय जो हमारे देश के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरी संविधान सभा के लोगों के सामने एक प्रस्ताव पेश किया जिसको हम कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उद्देश्य प्रस्ताव। ये क्या होता है अभी बताता हूँ इसके बारे में। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, भाई जैसे मैंने आप लोगों से बताया कि हमारे देश में तो 350 साल से अंग्रेज शासन कर रहे थे और लोगों ने वोट दे दिया, 389 लोगों को चुन के भेज दिया वहां पे। हमारी संविधान सभा में खूब पढ़े लिखे लोग भी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जिनको ये ज्ञान ही नहीं था कि भाई
हमें क्या करना है, अभी बैठ के क्या करें, हम क्यों आए हैं या क्या करना, कुछ नहीं पता था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसमें ये बताया गया कि भाई आप सब लोग जो 389 लोग आप आए हो ना, आप लोगों को भारत की जनता ने चुन करके भेजा है, आपको जिताया है पूरी जनता ने। अब आपकी ये ड्यूटी है कि उस जनता ने आपको वोट दिया तो उनकी कुछ ना कुछ तो अपेक्षाएं रही होंगी आपसे। अब आप एक ऐसा संविधान बनाओ जो उन जनता की इच्छाओं को पूरा करे। आप एक ऐसा संविधान बनाओ जो उन गरीब व्यक्तियों को, उन मजदूरों की, उन महिलाओं की सब बातों का ध्यान रखे, उनके लिए अच्छे अच्छे कानून बने। ऐसा संविधान आपको बनाना है, इसलिए उन लोगों ने आपको वोट दिया। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरी संविधान सभा को ये समझाया कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, और इस पूरे प्रस्ताव को हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन क्या बनता है, पेपर में क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, हु प्रपोज्ड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द असेंबली। तो जवाब आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पंडित नेहरू। तो 3 कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, यानी कि प्रोसेस ठीक चल रहा है बिल्कुल। 2-2 दिन का गैप है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा गैप बढ़ेगा तो दिक्कत आएगी। तो 13 दिसंबर को सब लोग समझ गए, ठीक है भाई हम समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बताइए क्या करना है। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पूरी संविधान सभा ने स्वीकृति दी, यानी कि कहा कि ठीक है हम समझ चुके हैं, साइन कर दिया इसके ऊपर। क्रम को ध्यान रखना है। 13 दिसंबर को प्रस्ताव पेश हुआ, 13 दिसंबर के बाद 17 दिन दिसंबर के और 22 दिन जनवरी के, यानी कि 1-1.5 महीने में सब लोगों को ये समझ में आ गया कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, और सबने इसके ऊपर साइन कर दिया। ठीक है भाई हम समझ गए, स्वीकृति मिल गई थी। ये भी पूछते हैं कि संविधान सभा ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कब स्वीकृत किया, तो 22 जनवरी 1947। दिसंबर 1940 के बाद तो जनवरी 1947 यानी, तो क्रम ध्यान रखना है ताकि डेट्स में कंफ्यूजन ना हो। क्रम से पढ़ोगे तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, और क्रम टूट गया तो दिक्कत ही दिक्कत है फिर। तो सारा कार्यक्रम हो चुका है। पहली बैठक होली, अस्थायी अध्यक्ष बना, दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष बन गया, तीसरी बैठक में नेहरू ने सबको ये समझा दिया कि भाई क्यों आए हो यहाँ पे, चौथी बैठक में या आगे की बैठकों में ये तय हो गया कि ठीक है भाई हम समझ गए, अब काम शुरू करो। तो संविधान सभा का प्रोसेस इसी प्रकार से चला है। अब आगे बात करते हैं, अब क्या हो। अब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आपसे एक टास्क दे दे कि भाई एक काम करना है, आपने ना पूरे जिले की सफाई करनी है। आप जिस भी जिले के हो, जिस भी जिले में रहते हो, और आपको हम 100 आदमी दे रहे हैं, ये 100 आदमी लो और पूरे जिले की सफाई करो। तो पूरे जिले की सफाई करना तो संभव नहीं है 100 आदमियों से, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो, उस जिले के जो सबसे गंदगी वाले इलाके हैं उनको पॉइंट आउट करके फिर सफाई कर सकते हो। इसके लिए आपको टीम बनानी पड़ेगी। जैसे आपको कहा कि 10 सबसे जो डर्टी एरिया थे वो आपने सपोर्ट किए, चिन्हित किए, और 10-10 टीमें बना दी, 10-10 लोगों की 10 टीम बना दी, और आपने जो सबसे गंदे इलाके थे उनको जाके साफ कर दिया। तो आपका कम से कम ये हो जाएगा कि हाँ आपने जो बहुत ज़्यादा गंदगी थी वो साफ कर दी। एक ही जगह 100 बंदे एक ही जगह लग गए तो फिर तो एक ही जगह साफ होगी, बाकी 9 तो जगह तो बच ही जाएंगी। इसलिए हमारी संविधान सभा के सामने चैलेंज ये था कि हमें संविधान बनाना है। तो हमारे संविधान सभा ने क्या किया, जो 389 मेंबर्स थे उनको कमेटीज में बांट दिया, समितियां बना दी। जैसे 5-7 आदमियों को अलग कर दे, भाई तुम 7 आदमी हो, तुम लोग ये सोचो कि भारत का झंडा कैसा होगा, तुम जाओ काम करो अपना। एक व्यक्ति को उसका हेड बना दिया। 8-10 आदमी, भाई तुम 10 आदमी हो, तुम लोग ये सोचो कि भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट होने चाहिए या नहीं, ये आप सोचो। ठीक है आप सोचो, फिर आ जाना, बैठक होगी जब बात करेंगे। 3-4 को कह दिया ठीक है आप लोग हो, आप लोग का काम ये है कि संविधान के सब लोग काम कर रहे हैं या नहीं, ये सब बातें याद चेक करना है। कुछ लोगों को क्या कह दिया कि भाई आप लोग जाइए और आप लोग ये तय करिए कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होगी वो क्या होगी, ये सब कुछ लिख दिया। सरकार कैसे बनेगी, राष्ट्रपति कहाँ से आएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन कौन डालेगा, एवरीथिंग इज रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स व्हाई वी नो दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव ऑल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन इंडिया। सभी सबसे ऊपर है भारत का संविधान। तो 13 समितियां बनाई। ये क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा की कितनी समितियां थी। समितियां अलग अलग थी, मैं समितियों का जिक्र अभी इसमें करूंगा नहीं, मैं आपको 1-2 चीज बता देता हूँ। मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
कई लोगों के दिमाग में है, मतलब सामान्य छोटे बच्चों के में होता है, ज़्यादा तो नहीं होता। वो किसी से पूछेंगे संविधान का पिता किसे कहते हैं, संविधान के जनक किसे कहते हैं, सब बोलते हैं भीमराव अम्बेडकर को। तो ये अच्छी बात है, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाने में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई थी, लेकिन अकेले भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को नहीं बनाया था, 389 लोगों ने मिलकर संविधान बनाया था। तो जहाँ तक अभी की बात है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये समझ में आया होगा आपको। अब इससे आगे की बात करते हैं। सारे लोगों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, काम कर रहे हैं धूमधाम से। अब मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताऊँ, पूरी डिटेल में नहीं जाऊँगा। हमारी संविधान सभा ने काम शुरू किया था 9 दिसंबर से, पहली बैठक से, यानी कि हम आज़ाद नहीं हुए अभी तक, क्योंकि 1946 की बात है, हम आज़ाद हुए 47 में। यानी कि जब हम आज़ाद हुए 15 अगस्त को, उस समय हमारे संविधान बनाने का काम चल रहा था। इसी दौरान हमारा जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था वो इम्प्लीमेंट हो गया था। हमारी संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक काम किया। 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 years 11 months 18 days। और फाइनली हमारे संविधान को बना करके तैयार कर दिया 26 नवंबर 1949 को, यानी कि लगभग 3 साल में संविधान बना के रेडी कर दिया और इसको लागू किया 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम आज भी रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये प्रोसेस था। पूरे संविधान पे खूब बहस हुई, इसकी बात अभी करेंगे। पूरे संविधान को बनाने में उस समय जो खर्चा आया था वो था लगभग 64 लाख रुपीस। यहाँ मैं सीधे पॉइंट लिख रहा हूँ क्योंकि ये सीधे पेपर में पूछता है, संविधान प्रक्रिया पर कुल कितने रुपए खर्च हुए? तो 64 लाख रुपए। संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन, लगभग 3 साल ही पूरे। संविधान कब बना? 26 नवंबर 1949। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। 26 नवंबर, 26 जनवरी और 15 अगस्त। 26 नवंबर को बना, 26 जनवरी को क्यों लागू हुआ, 2 महीना लेट क्यों लागू हुआ, ये भी मैंने पिछली वीडियो में जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो थी उसमें बताया था, मैं देख लेना। यानी कि हमारी संविधान सभा ने मेहनत की, काम किया और 3 साल बाद 64 लाख रुपए खर्च हुए, संविधान बना दिया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। ये कहानी अभी तक की है। ये तो है कि संविधान का जो बनने का प्रक्रिया थी, जो दौर था, वो दौर क्या था। अब हम पढ़ेंगे संविधान को। अब हमारा जो मेन टॉपिक शुरू है वो होगा हमारा भारत का संविधान। लेकिन वो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको 1-2 चीजें बता देना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा हिंदुस्तान में संविधान ही है, कॉन्स्टिट्यूशन ही है। सब कुछ उसी के तहत होता है। कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर हो ही नहीं सकता। बहुत से देशों के संविधान ऐसे हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन भारत में, भारत के संविधान के तहत ही सब कुछ होता है, सब कुछ लिखित है। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का ही है और उसी के तहत पूरा देश चलता है। हमने जो प्रोसेस लिया है, संसदीय प्रणाली हमने ली है, वो ब्रिटेन से ली। ब्रिटेन का खुद का संविधान ही नहीं चलता। आप जान के अचरज करोगे, हमारा पड़ोसी देश है नेपाल। नेपाल का संविधान 2015 में लागू हुआ है और हमारा 1950 में। 2015 का मतलब समझ रहे हो? 8 साल हुए सिर्फ। 6 बार बदला जा चुका है नेपाल का संविधान। क्यों बदले जाते हैं संविधान बार बार? क्या दिक्कत हो जाती है? भारत का तो आज तक नहीं बदला है। अमेंडमेंट्स तो हुए हैं बहुत सारे, लेकिन बदला तो कंप्लीटली कभी नहीं बदला है। हमारे संविधान में 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं, 105 संशोधन, सुधार। और ये प्रक्रिया हमने शुरू में इंसर्ट कर ली थी कि अगर संविधान में कुछ भी ठीक नहीं होगा तो हम उसको ठीक कर देंगे, अमेंडमेंट कर देंगे। कई देशों के संविधान ऐसे जिनके काम ही नहीं करते, जैसे मैंने बताया नेपाल का 6 बार कैंसिल हुआ, अभी जो चल रहा है वो 2015 में लागू हुआ। तो ऐसी कौन सी वजह है जो संविधान को बहुत खास बनाती है, जिससे संविधान चले?